हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, एक बहुत ही बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ का ये वीडियो शुरू होने जा रहा है और ये वीडियो जीरो लेवल सीरीज का होगा। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी और जिन्हें मैथ नहीं आती या मैथ से डर लगता है। ठीक है, तो वो सभी बहुत आराम से पढ़ें और बहुत ध्यान से एकदम आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे और इसमें आप हर एक छोटी छोटी चीज़ सीखोगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझ लो, आपको मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि मैथ कोई रटने का सिलेबस नहीं है। ठीक है ना, मैथ रटने का कोई टॉपिक नहीं है, ये समझने का है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझोगे और ढंग से लगाओगे और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात एक ये क्लियर कर दें, आपने कभी अगर मैथ पढ़ी नहीं या कभी मैथ पढ़ी भी है, आपको समझ नहीं आई और आपको मैथ से डर लगता है, तो इसके दो ही रीज़न हैं। या तो आपका बैकग्राउंड नहीं रहा या फिर आपको मेंटर अच्छा नहीं मिला। ठीक है, कि आपने मेंटर अच्छा नहीं पाया और आपने मैथ ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो अभी भी आपको डर लगता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी तक इंटर या हाई स्कूल में हमारे साथ क्या होता था कि हम मैथ रट करके पास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हमें परसेंटेज गेन करने होते थे ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो एग्ज़ाम किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी सिर्फ मेंटल एबिलिटी चेक करना चाहता है। ठीक है ना, आपसे रट करके काम नहीं चल पाएगा मैथ में, तो आपको समझना होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के समझाने का पूरा 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 एफर्ट करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना और पेशेंस के साथ पढ़ते हुए चलना। अगर आप में पेशेंस है तो मैथ समझ में आएगी। ठीक है, और बाकी मेरी गारंटी है, मैं आपको समझा के ही रहूँगा। ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत ही जीरो लेवल से ही शुरू करेंगे, स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से ही पढ़ेंगे। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा, वो भी आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ से अपनी थ्योरी सब कुछ क्लियर करोगे। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ भी समझाते हुए चलूँगा आपको। ठीक है ना। और एक बात और कि स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से करेंगे। नंबर सिस्टम पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ लेंगे। ठीक, तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या करना स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी बेटर होगा। और जिनको लेवल अच्छा बढ़ाकर पढ़ना है, बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे चैनल पर हैं। मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिन्हें मैथ नहीं समझ में आती या कम समझ में आती है या कभी उन्होंने पढ़ी नहीं। ठीक है, फिर भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा जीरो लेवल के हिसाब से। तो स्टार्ट करें। देखिए, पहले समझिएगा, थ्योरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपनी नंबर सिस्टम से करते हैं। देखिए, मैथ में बेस कैसे बनता है, सबसे पहले समझो। अंकगणित, अरिथमेटिक की अगर बात करें, अंकगणित, तो अरिथमेटिक आपके कई पोर्शन में है। देखिए, अगर अंकगणित की मैं बात करूं, अंकगणित, अरिथमेटिक, ठीक है ना, अरिथमेटिक, थोड़ा सा डाउन, बस बस बस। चलिए देखिए, अंकगणित, अब यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अरिथमेटिक की अगर बात करें तो अरिथमेटिक का बेस बनाने के लिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आप नहीं पढ़ोगे, तब तक अंकगणित का बेस क्लियर नहीं होगा। समझे ना बात को। अब अरिथमेटिक का बेस कौन बनाता है? संख्या पद्धति। सबसे पहला ही टॉपिक संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो थ्योरी है। थ्योरी की ज़रूरत क्यों है, समझिएगा। थ्योरी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाएं तो हम इसको इस तरह से नहीं समझ सकते। जैसे अगर हमने आपसे बात की प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल 100 है, तो वो बंदा या वो स्टूडेंट जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी, उसको क्या पता पूर्णांक क्या है ना। या अगर हम ये बोल दें कि फर्स्ट 5
फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहली 5 अभाज्य संख्याएं क्या। तो जब आपको प्राइम नंबर के बारे में पता ही नहीं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो आप कैसे लगाओगे सवाल, है ना। जैसे अभी कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल इतना है। तो अब जब हमें यही नहीं पता कि पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स होते क्या हैं, तो सवाल कैसे लगेगा। तो यही सारी चीज़ें आप सीखोगे नंबर सिस्टम में कि ये सब होते क्या हैं, तभी तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए नंबर सिस्टम। देखिए एकदम बेस से समझिए नंबर सिस्टम जो आपका अंक गणित का बेस तैयार करेगा, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पहला पॉइंट तो आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, पहले तो आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है। दूसरा आपका होगा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, या हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसमें पढ़ोगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक या दहाई अंक, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात को। देखिए नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस जो हमें पढ़ना है वो आपको समझा रहे हैं। ये थ्योरी है, बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक। और क्या है, और आपका इसमें है, और देखिए क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, हिंदी में बोलते हैं शून्यों की संख्या, ठीक है। अभी आप ये सब पॉइंट नोट करो सिर्फ, ठीक है, कॉपी में लिख लो आप कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि अभी हमने समझाना तो शुरू ही नहीं किया ना। मैंने अभी समझाना शुरू ही नहीं किया तो समझ में क्या आएगा। अभी सिर्फ आप बस जो पॉइंट समझा रहे हैं वो सब लिखते जाओ। फिर आपका आता है एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में आपकी होगी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसके मिसलेनियस आते हैं, जिसको आप बोलोगे क्या, विविध, ठीक है, विविध। तो ये पूरा इतना, ये सिर्फ संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर क्या आता है, फिर आपका आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, या बोले वर्ग, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल। फिर इसके बाद आपका आता है घातांक तथा करणीय, घातांक तथा करणीय, और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, हिंदी में लिख देते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, और इसी के साथ यहीं पे नंबर सिस्टम क्या होगा, पूरा खत्म होगा। ये बेसिक दायरा आपके बेस को इतना इम्प्रूव कर देगा। फिर बड़े टॉपिक जो आपके आते हैं, फिर आप परसेंटेज पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स का क्या है, स्तंभ है, ठीक है, आधार स्तंभ है। अगर आप इसको समझोगे ध्यान से, पूरा मैथमेटिक्स का स्तंभ ये। फिर इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रतिशत,
अगर आपने प्रतिशत, नंबर सिस्टम और आपने रेशियो अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी मैथमेटिक्स आपको आ गई, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखेर के सिलेबस दिखाएंगे तो आप खुद ही डर जाओगे है ना, तो आप डर जाओगे। तो अभी के लिए हमें इतना ही पढ़ना है और इसी के हिसाब से चलना है। अब ये देखिए, सुनिए मेरी बात। अब आप ये मत समझना कि मैं पहली क्लास से बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकने लगूंगा, आपको दिखाने लगूंगा, ये देखो वो देखो ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ नहीं। सब नॉर्मल तरीके से ही पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से। जो स्टूडेंट्स एकदम बेसिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट वगैरह जो भी, या आप कोई सी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना, आप कोई भी सी सेट दे रहे होंगे, चाहे यूपी पीसीएस का या अदर स्टेट्स का, या आप यूपीएससी का सी सेट दो, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से ही होगी, समझे ना। तो आगे बढ़ें। तो पहला अपना स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, नंबर सिस्टम, और इसकी भाषा को, पहले नंबर सिस्टम को समझ, ठीक है। तो ये सब हटाते हैं। आप वीडियो को रोक कर ये सब नोट कर सकते हो, और अगर आप नोट नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, बस आप पढ़ो, ठीक है। तो जो चीज़ें नोट करने के लिए बोलेंगे आप उन्हें ज़रूर नोट करना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और पहली चीज़ ये देखिए, पहली क्लास में सबको एकदम अच्छा सा जोश होता है, पहली क्लास बहुत अच्छे से करेंगे, फिर डाउन पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप कंटिन्यूटी बना के क्लास करोगे तो आपको मैथ समझ आएगी। देखना 15 दिन के अंदर ही आप अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट महसूस करो, ठीक है ना, और ये मेरी गारंटी, समझे ना। तो स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलो, तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले आप, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। देखिए, समझिए नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति है क्या, कहते किसे। अगर आप नाम इसका देखो, नाम से क्लियर है, नंबर और क्या, सिस्टम। मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, नंबर को दिखाने का कोई ना कोई सिस्टम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, या बोल लो आप नंबर सिस्टम। जैसे जैसे देखिए, कहीं कहीं क्या होता है कि नंबर्स को 0 से 9 तक दिखाया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 9 तक, ठीक है, 0 से 9 तक। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नंबर्स को सिर्फ 0, 1 के माध्यम से ही दिखाते हैं, ठीक। और कहीं कहीं ये भी होता है कि नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4 डैश 6 ऐसे दिखाते हैं। तो ये सब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की। जैसे समझिए, 0 से 9 तक नंबर जहां दिखाए जाएंगे, इस सिस्टम को हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, दशमलव पद्धति, ठीक है। और जहां 0 और 1 लिखा होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, यानी द्विआधारी पद्धति। कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कंप्यूटर में जितनी भाषा कोडेड की जाती है वो सिर्फ 2 ही अंक के माध्यम से होती हैं, 0 और 1, यानी ये क्या कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज। समझे बात को। तो इसी तरह से जो 0 से 6 तक के डिजिट दिखाए जाएंगे, ये कहलाता आपका खष्टाधारी पद्धति या हेक्साडेसिमल सिस्टम। और जिस सिस्टम में 0 से 8 तक के डिजिट यूज होते हैं वो कहलाता अपना ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। समझ पाए। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ। देखिए, तो संख्या पद्धति का मतलब ये हुआ कि संख्याओं को प्रदर्शित करने, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम ही नंबर सिस्टम है, ठीक है। जैसे अगर बहुत बेसिक सी सीधी सीधी भाषा में समझाएं तो अगर आप देखो 0.5 कहीं कहीं लिखा होता है ना, कहीं कहीं लिखा होता है 0.53, है ना, कहीं कहीं आप लिखा देखोगे 0.5 और इस पे ऐसे बार लगा होता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बस इसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। आपको इसमें यही सीखना है,
समझे ना, नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं, ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं। जैसे कौन कौन सी, पहली समझो आप, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति जिसको बोलते क्या है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। दूसरी क्या है, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति क्या बोला जाता है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तीसरी क्या है, खष्ट आधारी पद्धति। खष्ट आधारी पद्धति, इसे आप बोल सकते हो हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, एंड मैनी मोर, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। देखिए अब इन सब का मतलब क्या, ये आपको समझा दूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ दशमलव पद्धति के बारे में पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम के, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम है, हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक। कहीं कहीं बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, तो जब नंबर सिस्टम लास्ट हो रहा होगा तो जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बाइनरी के, वो भी बता देंगे, ठीक है ना। अब समझो ये सब है क्या। देखिए ये सब एक ऐसे सिस्टम हैं जिनको हर एक देश मिलकर मान्यता देता है, ठीक है। जैसे अगर आपका डेसिमल सिस्टम है तो इसको ऑल ओवर वर्ल्ड मान्यता प्राप्त है, पूरा वर्ल्ड इसको मानता है। बाइनरी सिस्टम को पूरा वर्ल्ड मानता है, हेक्सा को पूरा वर्ल्ड नहीं मानता, कुछ लोग मानते हैं। अगर आप जैसे कोई सिस्टम बना लो, आप कहो कि मैंने 3-4 डिजिट ले लिए, मैं सारी संख्याओं को बस इन्हीं डिजिट से दिखाऊंगा। जैसे कंप्यूटर सारे नंबर्स को 0 और 1 के माध्यम से दिखाता है, सारे नंबर्स को टोटल, तो वैसे ही आपने एक सिस्टम बना लिया ट्राई सिस्टम। आप कहो कि मेरा अपना सिस्टम है ट्राई सिस्टम, मैं 0 1 3 के माध्यम से सारे नंबर्स दिखाऊंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। जब तक आपके इस सिस्टम को पूरा वर्ल्ड मिलकर मान्यता ना दे तब तक ये माना नहीं जाएगा। अब बात समझ पाए क्या होता है। जैसे अगर नॉर्मल तरीके से समझाएं कि कोई जगह अपने आप में देश घोषित कर देता है ना, कि हम एक अलग देश बनेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी कभी भी देश बन जाएगा, उसको पूरा मान्यता चाहिए ना, उसी तरह से। तो सेम इन सिस्टम्स को मान्यता मिली हुई है। तो ये जो दशमलव पद्धति है ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर है जो 0 और 9 के बीच ना आता हो। जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सब 0 से किसके 9 तक बनते हैं ना, समझ पाए ना। तो उसी तरह से इन सिस्टम्स का मतलब यही है, ठीक, कि जिसे मिलकर मान्यता दे दी जाए वो सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा, और जिसको कुछ ही लोग मान्यता देते हैं उनका नाम ही नहीं आता यहाँ पे। अब बात समझ पाएगी नहीं, ठीक है। तो ये था इनका मतलब। अब हमारा जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ डेसिमल सिस्टम है, दशमलव पद्धति, और हमें पढ़ना सिर्फ डेसिमल सिस्टम के बारे में ही है, यानी दशमलव पद्धति के बारे में, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लो डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। तो बाकी सबको मिटा देते हैं क्योंकि इनकी हमें ना तो ज़रूरत है और ना हमें इन्हें पढ़ना है। हाँ, बाइनरी सिस्टम को ज़रूर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आप हेडिंग डालो दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। अब समझो ध्यान से, सबसे पहला बेसिक सवाल इसमें यही बन जाता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन इसमें यही बनता है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि बताइए दशमलव पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है, बस। हाँ, इतना सा, दशमलव पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो दशमलव पद्धति में या बोल सकते हो आप डेसिमल सिस्टम में कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दशमलव पद्धति में टोटल कितने डिजिट्स का प्रयोग होता है? 10 अंकों। ठीक है ना, अंक की बात की है मैंने, अभी अंक ही समझो फिलहाल। तो दशमलव पद्धति में कुल 10 अंकों का यूज होता है, ये पहला बेसिक सवाल। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का यूज होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 डिजिट टोटल। ठीक है, समझ पाए ना, तो ये पहला बेसिक सा सवाल बनता है। अब अगर दूसरी बात करें, आप इसको लिखो, आप इसको नोट करते चलो, छोटे छोटे पॉइंट को आप एक कॉपी बना लो पतली सी, उसमें लिखते चलो सारी कुछ। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी रहेगी, आप एग्ज़ाम टाइम में उसको पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। और मैं यहाँ जो कुछ पढ़ाऊँगा वो एक तरह से निकाला हुआ मक्खन नहीं होगा। समझ पाए ना बात को? तो बहुत ध्यान से समझते चलना और लिखते चलना। चलिए, अच्छा अब आप एक बात ये बताओ, इन्हीं डिजिट्स, इन्हीं अंकों से ही तो संख्याओं का निर्माण होता है। बोलो, इन्हीं डिजिट्स, इन्हीं अंकों से आप कोई भी संख्या बना सकते हो ना। इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से, इन्हीं डिजिट्स की मदद से आप कोई भी संख्या बना सकते हो, बड़ी से बड़ी। ठीक है ना, तो अंक से मिलकर संख्याएं बनती हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या बना ली 5 8 4 7 6 3। अब इसको हम पढ़ नहीं सकते, ये तो बस ऐसे ही रैंडमली हमने कोई नंबर लिख दिया, कोई संख्या लिख दी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पढ़ते कैसे? देखिए, इसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई का अंक। क्या पढ़ते हैं? इकाई का अंक। इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, और ये आपका होता क्या है? दहाई का अंक, दहाई अंक। ये आपका इकाई अंक, और ये आपका कौन सा? दहाई अंक। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट। और ये आपका क्या कहलाता है? सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक, और ये कौन सा होता है? हजारवां अंक। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट, और ये आपका क्या होगा? 1000 डिजिट। और ये आपका कौन सा होगा? 10,000वां अंक, 10,000वां अंक। ठीक है, और ये आपका लाख में पहुंच जाएगा। समझ पाए? तो ऐसे ही मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, ऐसे ही संख्या पढ़ी जाती है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5,84,700 कितना? 63 पढ़ा जाएगा। समझे बात को? तो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़े का अंक है, और ये आपका हजारवां अंक, ये 10,000वां, और ये लाख। समझ पाए ना? तो इस तरह से अपनी क्या बनती है? संख्या। ठीक है, तो इस तरह से अपनी क्या बनती है? संख्या बनती है। चलिए, इतना पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आप 2 पॉइंट समझो। पहला समझो आप स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान मतलब क्या? प्लेस वैल्यू। कि प्लेस वैल्यू क्या होती है? ठीक है, समझना, प्लेस वैल्यू क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, कोई अंक जिस स्थान पर आता है ना, कोई अंक जिस प्लेस पर आता है, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। समझे? कोई अंक जिस प्लेस पर आता है, जिस स्थान पर आता है, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 3 आपका इकाई के स्थान पर आया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 रहेगी। और 6 आपका दहाई के स्थान पर आया है, तो पता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 नहीं होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 60। समझे ना? तभी तो ये दहाई पे रिप्रेजेंट करेगा। देखो, इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई पे ही 6 आ रहा है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान इतना होगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा?
आप कहोगे 7 के आगे डबल जीरो, अरे 7 के आगे 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तभी तो आप पढ़ पाओगे। इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे 7 आएगा। अच्छा, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 की, तो देखो 4 के आगे कितने जीरो लगाओगे? 1 2 3, तो 1 2 और क्या 3, तभी तो आपका 1000वें स्थान पर आएगा। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर 8 के आगे ना 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 और 4। समझे इस बात को? ठीक है, तो ये होगा। उसी तरह अगर हम आपसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछें तो आप 5 की प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होगी प्लेस वैल्यू। समझ पाए बात को? ठीक। तो 3 का स्थानीय मान 3, 6 का स्थानीय मान 60, 7 का स्थानीय मान 700, 4 का स्थानीय मान 4000 और 8 का स्थानीय मान 80,000 और 5 का स्थानीय मान 5 लाख। ठीक है, तो जो अंक जिस स्थान पर आता है वही उसका स्थानीय मान होता है। समझ पाए इस बात को? ठीक है, अब इन्हीं से तो ही ये संख्या बन के तैयार हुई है। कैसे? सुनो आप, 5 लाख, 1 2 3 4 5, 50 लाख हो गया क्या? 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, नहीं सही है। 5 के आगे 5 जीरो लगेंगे ना। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या आ रहा है? 80,000, तो इसको कैसे लिखोगे? 0 0 0 0 8। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या आ रहा है? 4,000, इसको कैसे लिखोगे? 1 2 3 4। फिर क्या आ रहा है? 700, कैसे लिखेंगे? सेम। फिर 60, कैसे लिखेंगे? फिर क्या आ रहा है? 3, और बस सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो यही बड़ी सी संख्या अपनी बन के क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। जोड़ो, यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, यहाँ कितना? 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 7, और यहाँ कितना? 4, और यहाँ कितना? 8, और ये 5। तो समझ आया ना अंकों से कैसे संख्या का निर्माण होता है, अंकों से, डिजिट से कैसे नंबर्स बनते हैं। अच्छा, डिजिट और नंबर में बहुत अंतर है। अगर हम बोलें कि 3 क्या है, तो 3 इस नंबर का एक डिजिट है, अंक है। अगर हमने बोला कि ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये पूरे का पूरा जो है ना वो एक नंबर है, वो एक बड़ी सी संख्या है, और इसमें डिजिट्स क्या हैं? इसमें अंक है 5 8 4 7 6 3। अगर हमने पूछा इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे 3। अगर हम पूछे दहाई का अंक, तो आप बोलोगे 6। अगर हम पूछे सैकड़े का अंक 7, अगर हम पूछे हजारवां अंक 4, 10,000वां अंक 8, और ये क्या है? लाख। ठीक है ना, तो डिजिट, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। समझ पाए बात को? अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। तो अब जब मैं कभी भी ये लैंग्वेज यूज करूं डिजिट, तो समझना अंक बोलना चाहते हैं। अगर हम बोले नंबर, तो समझना आप संख्या। समझ पाए ना? बात आई समझ में? ठीक है, तो स्थानीय मान, जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। अगर आप कॉपी पे लिखना चाहते हो तो हेडिंग डालकर इसमें लिख लो, जो अंक जिस स्थान पर होता है, जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। लिखा? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो ये सब वीडियो रोककर आप नोट कर लेना। ठीक है, और देखिए मैथ अगर आपको नहीं आती तो वो ये मत समझिएगा कि आप एक दिन में आ जाएगी सब कुछ, नहीं, एक दिन में कुछ नहीं हुआ है। आपको रेगुलरिटी बनाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, अब कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आपको कोई भी एक सब्जेक्ट समझना है तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, आपको पूरा बेस समझना पड़ेगा अगर आपने उसे कभी नहीं पढ़ा है। समझे ना? तो बिल्कुल सेम मैथ भी है, ये समझने का सब्जेक्ट है, रटने का नहीं, सीखा जाता है, लर्न। ठीक है,
चलिए ये तो हो गया स्थानीय मान ना। अब अगली हेडिंग डालिए आप अंकीय मान। अंकीय मान या आप बोल सकते हो जातीय मान। जातीय मान इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अंकीय मान, जातीय मान या फेस वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी अंक, कोई भी संख्या ले ली हमने, 54, 5 या 3, 2, 4, 9 या डिजिट्स चेंज कर लेते हैं 1। संख्या ले ली हमने, पढ़ तो सकते ही हो आप, और बड़ा लिखें। ठीक है, कोई भी संख्या ले ली। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, अंकीय मान या जातीय मान। अगर हम आपसे कहें अंकीय मान या जातीय मान, तो ध्यान से सुनना। अगर हमने बोला 2 का अंकीय मान क्या है, तो 2 का अंकीय मान 2 रहेगा। अगर हम बोले आपसे 3 का अंकीय मान, तो 3 का अंकीय मान 3 रहेगा। ठीक है, अगर हम बोले आपसे 1 का अंकीय मान, तो 1 का अंकीय मान 1 ही रहेगा। और 9 का अंकीय मान 9 रहेगा। मिला जुला के आपको एक बात समझ आई, कुछ समझ आया? यही ना, कि जो अंक जितना होता है, जो अंक जितना होता है वही उसका अंकीय मान होता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है, वही उसकी क्या होती है, जातीय मान होता है। जो अंक जितना होता है वही उसका अंकीय मान होता है। यानी 2 का अंकीय मान, 2 की फेस वैल्यू 2, 2 की फेस वैल्यू 2। ठीक है ना। 3 की फेस वैल्यू, 3 का अंकीय मान कितना होगा, 3 ही होगा। 1 की फेस वैल्यू, 1 का अंकीय मान 1 होगा। बोलो, समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को? अगर हम आपसे पूछें 9 का जातीय मान, तो 9 होगा। देखिए, हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बोल रहे हैं। हम अंकीय मान बोले या जातीय मान बोले या फेस वैल्यू बोले, एक ही आदमी के नाम है सारे। ठीक है ना, चाहे आप अंकीय मान बोल लो, चाहे जातीय मान बोल लो, चाहे फेस वैल्यू बोल लो। बात समझ आई ना? तो यहाँ पॉइंट बना के आप लिख लो। ये समझ आया ना? तो अब लिख सकते हो आप, जो अंक जितना होता है, जितना होता है वही उसका अंकीय मान होता है। जो अंक जितना होता है वही उसका क्या होता है, अंकीय मान होता है। ठीक है, लिखा? चलिए, समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना। आप बताओ, इस नंबर में ये जो बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर की बात की हमने, इस नंबर में 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 की प्लेस वैल्यू पूछी हमने, 2 का स्थानीय मान कितना होगा? सर 2 ही होगा। 2 का स्थानीय मान तो 2 होगा। अगर हम पूछ दे आपसे अंकीय मान कितना होगा, सर वो भी 2 होगा। स्थानीय मान जो अभी इसके पहले हेडिंग करके आए, 2 का स्थानीय मान 2, अंकीय मान 2। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए इस नंबर में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 30 होगा। 30 होगा ना। और अंकीय मान क्या होगा? अंकीय मान 3 होगा। इसका मतलब समझ पाए कि जो यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई अंक होता है, उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इक्वल होती है। समझ पाए? नहीं समझे? फिर से समझो। ये जो नंबर लिखा है इसका स्थानीय मान, ये जो बड़ा सा नंबर लिखा है, इसमें जो अंक 2 है, 2, उसका स्थानीय मान क्या होगा? उसका स्थानीय मान 2 आएगा ना। अगर हम पूछे इस 2 का अंकीय मान कितना होगा, तो 2 ही ना आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अंतर समझना। अगर हम इसी में बोले स्थानीय मान आप 3 का बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ, आप कहेंगे 30 आएगा ना। 3 किस नंबर पे आ रहा? दहाई पे आ रहा ना, तो दहाई पे दिखाना पड़ेगा। अगर हम आपसे ये बोलें कि बताइए अंकीय मान कितना होगा, तो अंकीय मान तो 3 होगा ना, होगा कि नहीं?
देखो दहाई अंक का स्थानीय मान अंकीय मान चेंज हो चुका है, लेकिन इकाई अंक का स्थानीय मान अंकीय मान क्या है, बराबर है। ठीक है ना बराबर। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है। आप लिखो किसी भी संख्या में, नोट डाल के हेडिंग में लिखो, नोट लिखो आप कॉपी में और वहां पे लिखो पॉइंट बना के, किसी भी संख्या में यूनिट प्लेस का या यूनिट डिजिट का, सॉरी, किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट, हिंदी में लिखे इकाई अंक, इकाई अंक का अंकीय मान और जातीय मान, सॉरी क्या बोल दिया हमने, इकाई अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है, बराबर होता है। समझ पाए ना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल लिखो आप, आपके लिए एक क्वेश्चन, और एक या दो क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर देना। पहले लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। लिखिए संख्या 5 6 8 3 1 में 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर क्या होगा। संख्या 5 6 8 3 1 में 8 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर क्या होगा। आप हमें आंसर बताओ इसको लगा के। सवाल पढ़िए, लैंग्वेज समझिए इसकी, कहना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है। आप आंसर बताओ। हाँ, आंसर आ गया ना आपका। देखो, अगर देखें, ध्यान से देखिए, संख्या 56,831 में 8 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले आप ये बताओ इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा। आप बोलोगे सर 800 होगा, ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। 8 का स्थानीय मान 800 ही तो होगा, 8 के आगे 00। फिर ये बताइए 8 का अंकीय मान कितना होगा। 8 का अंकीय मान, सर अंकीय मान का मतलब ये होता है जो अंक जितना होता है ना वही उसका अंकीय मान होता है। ठीक है, तो 8 का अंकीय मान कितना होगा, 8 होगा। अब दोनों का अंतर बताना है, तो दोनों का अंतर बताना है तो 800 में से 8 घटा दो आप। तो 800 में से जब 8 घटाओगे तो 700 कितना आ जाएगा, 92। और यही सवाल का क्या है, आंसर। समझ पाए बात को, लग गया क्वेश्चन। 8 का स्थानीय मान, सवाल क्या पूछा है, ये जो संख्या है इसमें 8 की प्लेस वैल्यू और 8 की फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू 800 और प्लेस वैल्यू
सॉरी प्लेस वैल्यू 800, फेस वैल्यू 8 है, तो दोनों का डिफरेंस 3792, समझ गए ना। तो 8 के स्थानीय मान 800 और 8 का अंकीय मान 8, तो दोनों का अंतर 792। ठीक है, अगला एक और बताओ, एक और क्वेश्चन लिखिए, फिर से लिखिए। संख्या 769321 में दो के स्थानीय मान तथा 7 के अंकीय मान का योगफल क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है हमने, ध्यान से पढ़ो आप और तब आंसर दो। क्या पूछा है और आंसर बताओ। देखिए क्या है सवाल, कह रहा है 2 का स्थानीय मान। अच्छा, इस संख्या में आप देखो, ये जो संख्या है इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है सर, 2 का स्थानीय मान 20 है, 2 का स्थानीय मान 20 है ना। और 7 का अंकीय मान क्या है सर, जो अंक जितना होता है वही उसका अंकीय मान होता है, 7 का अंकीय मान 7। फिर हमसे कह रहा है योगफल क्या होगा इनका, तो बस जोड़ दो, 20 और 7 कितना 27, तो 27 आंसर हो जाएगा, 27 27, समझे ना। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है संख्या, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दशमलव, अगला पॉइंट अगली हेडिंग डाल लो आप, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान। ठीक है, हेडिंग लगा लो आप, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। अभी तो नॉर्मली आपने निकाल लिया, अब दशमलव में संख्या आ गई, जैसे आ गया आपका 238.51, ये कैसे बनी होगी, ये संख्या कैसे बनी होगी, ये पॉइंट लगा यहाँ पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये संख्या कैसे बनी होगी, तो अब इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा। देखो, दशमलव के पहले की संख्या और दशमलव के बाद की संख्या दोनों को अलग अलग करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, ध्यान से समझना, तो 238 ये है दशमलव के पहले की संख्या, और आपकी है 0.51 ये दशमलव के बाद की संख्या। जो दशमलव के बाद की संख्या होती है उसको अगर आप लिखोगे तो इसी तरह से लिखोगे, ठीक है ना। जैसे 50 पैसे कैसे लिखोगे आप, 50 पैसे ऐसे ही तो लिखे जाएंगे 0.50, ठीक है ना। तो सेम, अब देखो इसमें तो आपको स्थानीय मान निकालना आता है ना, कैसे निकालोगे, 8 का स्थानीय मान 8, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 20, इस तरह से निकालते हो आप। इसमें कैसे निकालोगे, अच्छा चलो एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात, इसमें कैसे निकलेगा। देखो, अब इसमें यहां से 0 की काउंटिंग होगी, यहां से 0 की काउंटिंग, तो जब आप 5 का स्थानीय मान निकालोगे ना, जब आप 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो अब 0 से गुणा नहीं होगा। दशमलव संख्याओं का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो उसमें 0 से गुणा नहीं होता, भाग होता है, समझे बात को, भाग होता है।
यानी यहाँ पे जो 5 का स्थानीय मान होगा 10, 5 बटे कितना 10। क्यों? इसलिए क्योंकि अब आप दशमलव में निकाल रहे हो ना, तो पॉइंट में निकालोगे तो गुणा नहीं होगा, अब भाग होगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि 10 से गुणा हुआ ना, दहाई अंक निकाला 10 से गुणा हुआ, सैकड़े का अंक निकाला आपका कितने से गुणा हो गया, यहाँ सॉरी 0 आएगा और 200 आ जाएगा। समझे बात को? लेकिन यहाँ अब भाग होगा। अब जैसे 1 का स्थानीय मान निकालेंगे ना, तो 1 बटे 100 आएगा। 1 बटे कितना 100। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितने डिजिट गए, 1 2, इसलिए 2 0। अच्छा 2 का स्थानीय मान निकालोगे तो आपका आएगा 2 बटे गड़बड़ कर दी क्या हमने, नहीं सही तो है, तो यहाँ 2 अंक बाद 2 बटे 30। समझे बात को? ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से समझना। तो देखिए जब आपका 5 बटे 10 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 0.5। दशमलव हमेशा बाईं तरफ लगेगा, दशमलव हमेशा कितनी बाईं तरफ। अगर नीचे 1 0 है तो दशमलव हमेशा 1 अंक बाद लगाओ बाईं तरफ। अगर नीचे 2 0 है तो ऊपर संख्या में जो दशमलव लगेगा वो 2 डिजिट पर लगना चाहिए। तो 1 तो था ही, 1 0 और बढ़ा दोगे आप, 2 डिजिट हो गए। अगर नीचे 3 अंक 3 0 हैं तो आपको लिखना है 0.002, 0.002। अब जब हम इन सभी को ऐड करेंगे ना, तो यही संख्या बन के तैयार होगी। जोड़ा कैसे जाएगा, ध्यान से सुनना, 200, 230 और फिर कितना 8। ठीक है, समझ पाए? अच्छा इनके बाद दशमलव दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, और चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये पॉइंट वाली संख्याओं को देखिए, दशमलव कभी भी जोड़ो तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर आपका होगा 0 1, फिर आपका होगा 0 0 2। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5 और 0.832। तो 238.512, यही तो था, यही तो था ना। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। देखिए फिर से समझाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके, फिर से समझना। अगर नहीं समझ आया आपको लिखने की जरूरत नहीं, जब समझ आए तभी लिखना आप, नहीं तो मत लिखना। एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, समझना। 293.632। ठीक है, हम कहें दशमलव के पहले जो पूर्णांक है, दशमलव के पहले जो अंक है उसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 होगा। दशमलव के पहले की बात कर रहे हैं, दशमलव के पहले। और इसका स्थानीय मान कितना होगा, 90 होगा। इसका स्थानीय मान कितना होगा, 2 के आगे 00। समझ गए ना? अब दशमलव के बाद की कहानी देखते हैं। तो दशमलव के बाद की कहानी में ध्यान से सुनना आप बात, यहीं से चलेंगे। इस 6 का स्थानीय मान जब आप निकालोगे तो 6/10 आएगा। समझे बात को? जब दशमलव में बाएं साइड का स्थानीय मान निकालोगे तो 0 से गुणा होगा, और जब दाहिने साइड का स्थानीय मान निकालोगे तो 0 से भाग होगा। तो यहाँ 1 0 से भाग क्यों दिया, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद था। अब यहाँ पे 3 बटे कितना होगा, 100। इसका कितना होगा, 2 बटे 2 के नीचे कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 0। बोलो बात क्लियर, अभी समझ आया? ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अगर किसी संख्या को आप 10 से भाग लगा रहे हो ना, तो ऐसे काटो नहीं कि 2 3 6 2 5 6 10, नहीं, नीचे जितने 0 है ना ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगा दो बाएं साइड में। तो 0.6 यहाँ आपका हो जाएगा 0.03। क्यों? क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगाने, नीचे 2 0 हैं। अच्छा यहाँ दशमलव कितने अंक बाद, 3 अंक बाद लगेगा, तो 0.002। अब समझे? तो ये हो गए दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान, और ये हो गए दशमलव के पहली संख्याओं के स्थानीय मान।
अब इनको जोड़ना कैसे, देखो 200 और कितना है 90 और कितना है 3, ये सारे हो गए ना। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से पॉइंट लगा सकते हो, किसी भी संख्या के पीछे आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब उनको आप ना दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए। तो पहले देखो दशमलव के नीचे दशमलव 0.6, दशमलव के नीचे दशमलव 0.3, दशमलव के नीचे दशमलव 0.02। अब ऐड कर डालो। तो जब आप जोड़ोगे तो जोड़ना तो यहीं से शुरू करते हैं, 2, फिर 3 और फिर कितना 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर जोड़ो 3, 9 और 2। ये आ गया अपना आंसर। बोलो अब समझ में आया? अब इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब सवाल पूछते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लो वीडियो रोक करके, बाकी हमने मिटा दिया। अब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से सुनना। संख्या 5832.63 या 641 में 8 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? लो अब बताइए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहता है और क्या बताना है आपको। देखिए कह रहा 8 के स्थानीय मान, इसमें 8 ढूंढो कहाँ है, ये है ना। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, दशमलव के पहले, तो 8 का स्थानीय मान तो 800 होगा ना, होगा कि नहीं। अब कह रहा है तथा 4 के स्थानीय मान, 4 ढूंढो आप कहाँ है, तो 4 तो आपका ये लिखा है ना, तो ये दशमलव के बाद है, और कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 अंक बाद है, तो 4 बटे कितना होगा 100। समझे ना, यही तो समझाया अभी। या आप इसको लिख सकते हो 0.04, क्यों, क्योंकि नीचे डबल 0 तो ऊपर दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, वो भी बाईं तरफ। तो अब हमसे कहा है 800 और इसका अंतर बताइए हमें, तो घटा दो 0 0, अब इसके आगे पॉइंट लगा के कितने भी 0 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आओ, 0.4 घटाओ, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 9, दशमलव है दशमलव उतारो, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9 और यहाँ कितना 7। तो अपना आंसर क्या होगा, 799.96, ठीक है। तो ये होगा अपने सवाल का क्या आंसर, समझे ना। चलिए एक और बोले, चलिए सवाल और बोल देते हैं, आप उसमें ट्राई करो। यहाँ से हमने 4 हटा दिया, ये पूरी संख्या मिटा दी, और यहाँ से 8 हटा दिया, और लैंग्वेज वही है और डिजिट्स चेंज कर दिए। में 4 के स्थानीय मान तथा 9 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, अब बताइए। अच्छा वीडियो रोक कर भी आप लगा सकते हो, वीडियो को रोक दिया करो, पहले खुद से लगाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है 4 का स्थानीय मान, तो 4 कहाँ है, तो 4 आपको दिख रहा है दशमलव के इस साइड है, यानी बाईं तरफ है, तो 4 का स्थानीय मान तो 400 आएगा। अब 9 का स्थानीय मान, 9 कहाँ है, दशमलव के दाहिने साइड है, तो दाहिने साइड किस नंबर पे, 1 2 3, तो बटे में 3 0 करोगे आप, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.04
009। क्यों? नीचे 3 जीरो है तो ऊपर दशमलव भी 3 जीरो के बाद ही लगेगा, ऊपर दशमलव भी 3 अंक के बाद ही आना चाहिए। तो अपनी मर्जी से जीरो बढ़ा सकते हो। अब दोनों का अंतर हमें बताना है तो यानी घटाना है, तो पॉइंट लगा दो, 0 0 0, अपनी मर्जी से चाहे जितने बढ़ा लो। अब दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो आ गया 009। घटाओ, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9 पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना 3। बस यही अपने सवाल का क्या है आंसर, यही अपने सवाल का क्या है आंसर है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसको, तो आप इसको नोट कर लो। चलिए मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। अगली हेडिंग डालिए संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, या लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का वर्गीकरण, या लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, समझो। अब समझिए इसको ध्यान से कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या संख्याओं का वर्गीकरण यह है क्या। अच्छा, नाम से ही क्लियर है ना। अगर आप देखो इसे, आप कर रहे हो क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब वर्गीकृत करना, यानी बांटना किसी चीज को, और बांटना किसको, यहाँ पे हमें संख्याओं को। तो आप संख्याओं को कैसे बांटोगे? हम संख्याओं को तभी बांट सकते हैं जब कई सारी संख्याएं आपस में क्या हो, मिक्स हो। कई सारी संख्याएं आपस में क्या हो, मिक्स हो, है ना। तो मिक्स रहेंगे नंबर्स, तभी तो उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, यानी उनको वर्गीकृत कर पाएंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो आपस में मिक्स होते हैं, उन्हें पता है क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं बोल लो, या आप बोल लो क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं आपस में मिक्स होंगी बहुत सारी, उन्हीं को तो वर्गीकृत करोगे आप ना, वही तो होंगे। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जब इनका वर्गीकरण होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो शुरुआत होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्गीकृत करोगे, इसे तोड़ोगे, तो ये दो पार्ट में टूटता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप इसका क्लासिफिकेशन करोगे, दो पार्ट में टूटता। पहला होता आपका रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिन्हें हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब रियल नंबर है। और काल्पनिक, आप काल्पनिक का मतलब तो समझते हो ना, इमेजिनरी, इमेजिन, इमेजिन करें, कल्पना में, वो जो हमारी कल्पनाओं में है, रियलिटी नहीं है, वो क्या होगा आपका, इमेजिनरी नंबर होगा। तो जो आपकी कल्पनाओं में है, जो आपके इमेजिनेशन में है, वो होता है इमेजिनरी नंबर। और काल्पनिक संख्या, सॉरी, उसी को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर किसे,
वास्तविक संख्याओं को, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं अपनी क्या है, रियल नंबर है। अब जैसे काल्पनिक नंबर की बात करें तो ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा काल्पनिक नंबर है वो है आई। सबसे बड़ा काल्पनिक नंबर आई। आई का मतलब होता है आयोटा। इसको किससे भी दिखाते हैं, आयोटा बोलते हैं, समझे बात को, आयोटा। आयोटा का मतलब ध्यान से सुनिएगा, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इधर स्क्वायर है, जब ये उधर जाएगा, जब आप इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो यानी आई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में -1। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में -1, समझे ना। तो काल्पनिक संख्या आई का मान अंडर रूट में क्या, -1। अब आप ध्यान से सुनना, अंडर रूट में -1 या अंडर रूट में नेगेटिव जैसी कोई संख्या नहीं होती। कभी आपसे ये बोला जाएगा ना कि रूट में -16 की वैल्यू क्या है, तो नहीं निकल सकती। क्यों, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है, समझ पाए। तो रूट, स्क्वायर रूट में लिखी हुई कोई भी संख्या अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो वो एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, वो बाहर नहीं आ सकता, समझ पाए बात। तो समझना इस चीज को। तो सबसे बड़ा काल्पनिक नंबर क्या है, आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, या आई की वैल्यू अंडर रूट में -1, ठीक है, समझे। चलिए, तो बस आपको उतना ही उसमें ध्यान देना था। अब इस पे आ जाओ, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। 1 घंटे हो गए क्या, घंटे से ऊपर हो गया। चलिए, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि और भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप 1 घंटे की क्लास रखते हैं, फिर अगली क्लास में कल से फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। आप अभी के लिए इतना ही पढ़ो और समझो, नेक्स्ट क्लास में फिर समझेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही जानो कि आपने स्थानीय मान निकालना समझा, जाति मान निकालना समझा, ठीक है ना। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, और जाति मान या अंकीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो कोई अंक जिस स्थान पर आता है वही उसका स्थानीय मान होता है, और कोई अंक जिस स्थान पे होता है या अपने आप में जितना होता है वो अंकीय मान होता है, समझे। और क्या बताया, देखिए, नंबर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो ये जो संख्याएं हैं, कई सारी संख्या जो आपस में मिक्स होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम तोड़ते हैं तो 2 पार्ट में टूटता है, रियल नंबर और क्या, इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और क्या, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्या, सबसे बड़ा काल्पनिक नंबर क्या है, आई है। आई स्क्वायर का मान अंडर रूट में -1 होता है, ये आपने समझा, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं क्या है ये समझेंगे आप कल की क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।